हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और क्लास अच्छी चल रही होगी। तो पहली क्लास आप लोगों की हो चुकी है और सेकंड क्लास आज हम लोग कर रहे हैं। कल हमारी पहली क्लास हुई थी, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, इंटरेस्ट दिखाया आप लोगों ने कि चीज़ें आप लोगों को महसूस हुई होंगी कि जो लेवल है, जो आया है प्रीवियस ईयर में, उसके अकॉर्डिंग क्या हम आगे तैयारी कर सकते हैं, क्या हम आगे उस चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लेकर चल सकते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज, चूंकि कल से हमारा ये जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था, सैटरडे था। नॉर्मली हम संडे को क्लास नहीं रखेंगे, लेकिन इस बार संडे को हम क्लास रख रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूएशन होना चाहिए, कल से ही क्लासेस शुरू में गैप ना हो इसीलिए। तो आज हमारी सेकेंड क्लास है, 26 तक हमारी क्लास जो है वो चलनी है। तो अगेन आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और 25 क्वेश्चंस जो हैं बचे उनको हम करने वाले हैं, ठीक है? वेरी गुड। सभी लोग, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। एक बार देखेंगे और बताएंगे इसका जवाब। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं बच्चे, आए हुए हैं विगत वर्षों में। देखो सवाल है, यदि x और y संख्या 115 xy ऐसे दो अंक हैं, यदि संख्या 90 से डिविजिबल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई? जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, बहुत मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम उसमें इतना टाइम देंगे नहीं। अब चूंकि हम लोग बस ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेवल क्या रहा, क्या हम इनको समझ पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो कितना स्तर तक हम कर पा रहे हैं, तो इतने ऑब्जर्वेशन में हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो सवाल कह रहा है संख्या जो है ना वो 90 से डिविजिबल होनी चाहिए। कोई भी संख्या अगर 90 से डिविजिबल है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि भाई वो 9 गुणा 10, भाई 9 धाम 90, वो 9 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी, कोई संख्या तभी तो 90 से कटती है। अब अगर कोई संख्या 10 से डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 10 से डिविजिबल है, तो क्या उसका लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए? भाई किसी संख्या को अगर मैं 10 से काटता हूं तो उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो भाई अंतिम अंक अगर 0 है तो y की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि y की वैल्यू तो 0 है जी, फिक्स हो गई। 0 y की वैल्यू, तो तभी ये संख्या 10 से कटेगी। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 9 की डिविजिबिलिटी होती है मेरे भाई अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। अगर मेरे पास संख्या है 115x और y की वैल्यू को हमने 0 कर दिया, तो 5 और एक 6 और एक 7 प्लस x। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं y x की वैल्यू क्या रखूं कि संख्या 9 से कट जाए? 7 से बड़ी संख्या, भाई 7 से बड़ी संख्या तो हमारी ओवरऑल 9 ही होगी जो हमारी 9 से कटेगी, और उसके लिए x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 2, 2 होना पड़ेगा, तभी तो 7 और 2 9 होंगे। तो यहां पर x हमें 2 मिल गया, y हमें 0 मिल गया। तो आपसे उसने पूछा है कि x प्लस वाई क्या होगा, तो हम कहेंगे 2 प्लस 0, आंसर विल बी 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या है सवाल नंबर 2 में। बताइए जल्दी से इसका जवाब मुझे क्या होगा सभी लोग। बताएंगे आंसर इस सवाल का भाई सभी लोग? क्या है कह रहा है, यदि 32/243 की पावर के बराबर 8/27 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? अब आपने क्या करना है, अगर ये 32 है तो 32 को आपने 2 की पावर में लिखना है। 2 की पावर 5 होता है और 243 है। देखो दरअसल होता क्या है, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड है, ये RHS राइट हैंड साइड है। हमें इन दोनों को पावर्स की फॉर्म में लिखना है, कॉमन जो बेस होना चाहिए। अब जैसे 8 है,
को मैं 2 की क्यूब लिख सकता हूँ, तो फिर मुझे 32 को भी 2 की ही पावर में लिखना होगा। अब जैसे 27 है, 3 की पावर 3 हमें इसे लिख सकते हैं, तो 243 भी फिर 3 की ही कोई पावर होगा। जैसे 32 2 की पावर 5 है, तो 243 जो है ये 3 की पावर 5 है। की पावर के बराबर इसको मैं कह सकता हूं 2/3 और उसकी पावर 3। 8/27 को मैं 2/3 की पावर 3 कह सकता हूं। तो इसको मैं कह सकता हूं 2/3 की पावर 5 और 5 के हम इसे कह देंगे बराबर 2/3 की पावर 2। अब सर्ड्स एंड इंडिसेस का एक रूल होता है, घातांकरणी का एक रूल होता है कि अगर बेस समान है, ये बेस बोलते हैं इसको, बेस अगर समान है और बीच में बराबर का साइन है तो पावर हमारी इक्वल हो जाती है। तो 5k की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 3/5। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरा देखेंगे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ये, और बताइए इसका जवाब। सभी लोग सोच सोच कर बताएंगे, बिल्कुल आराम से, पूरा टाइम है समझने का, सोचने का। बताइए जल्दी से। वेरी गुड। बताइए भाई। सवाल कह रहा है कि 1 - cos θ/1 + cos θ का अंडर रूट क्या होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं, देखो इसमें ना रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करेंगे। ये हमें 1 - cos θ और 1 + cos θ की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 1 - cos θ और 1 + cos θ की वैल्यू दी हुई है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण मतलब जो यहाँ बेस वैल्यू है ना 1 + cos θ, साइन को चेंज करो और 1 - cos θ हो जाएगा। ऊपर नीचे 1 - cos θ की मल्टीप्लाई कर दो, बस। ये होता है परिमेयकरण, इसी को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अब ये 1 - cos θ और 1 - cos θ क्या हो जाएगा, 1 - cos θ का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 + cos θ/1 - cos θ, है ना। तो ये हो जाएगा 1 - cos² θ, और यहां पर इसका अंडर रूट कर देंगे। देखो अब ये 1 - cos θ का होल स्क्वायर है, यस। अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 1 - cos θ। ठीक है, और आप जानते हैं 1 - cos² θ क्या होता है बच्चा, sin² θ होता है। भाई 1 - cos² θ को क्या हम sin² θ नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल। और अंडर रूट के अंदर अगर sin² θ है तो बाहर क्या निकल के आएगा, sin θ। बाहर क्या निकल के आएगा, sin θ। देखो आप जानते हैं कि नहीं, ये तो सब जानते हैं, sin² θ + cos² θ बराबर 1 होता है। अगर मैं cos² θ को उधर ले जाऊं तो 1 - cos² θ बराबर क्या हो जाएगा, sin²θ। मैंने वही तो लिखा कि 1 - cos² θ को sin²θ बोला, और अंडर रूट है तो बाहर sin θ आ जाएगा। अब इनको अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा 1/sin θ -cos θ/sin θ। देखो 1/sin θ क्या होता है, cosec θ, और cos/sin होता है cot θ। तो cosec θ - cot θ, यानी कि मेरा जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपने। अच्छा एक सवाल छूट गया है क्या, हाँ इस सवाल को देखिए बच्चे जरा। सवाल नंबर 3 छूट गया है। कह रहा है ए बी जो है x+3 है, बी सी 2x है, और ए सी जो है आपका 4x - 5 है। x के किस मान के लिए बी जो है ए सी पर स्थित है। वेरी गुड, बताइए जल्दी से।
इस सवाल का जवाब सभी लोग देंगे, इसका जवाब क्या होगा भाई? कह रहे एक्स के किस मान के लिए जो बी होगा वो एसी पर स्थित होगा, बताइए सभी लोग। देखिए भाई, सवाल कहता है कोई एक लाइन है एसी, मैं एक लाइन खींच रहा हूं यहां पे, दिख नहीं रही होगी ना, गायब। चलो अब दिखेगी। ये लाइन मैंने खींची बच्चे, यहां पर कोई एसी मैंने लाइन खींची है, एसी है। सवाल कर रहा है बी जो है ना वो एसी पर स्थित होना चाहिए, एसी पर, कहीं एसी पर बी को रख दो। सपोज यहां पर मैंने रख दिया बी। अब अगर बी पॉइंट हमारा एसी पर स्थित है तो क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि इन दोनों का योग अगर मैं करता हूं कि ए बी प्लस बी सी, वो दोनों मिलकर क्या एसी के बराबर होने चाहिए? क्या ये कंडीशन फॉलो करेगी? अब ये बी कहीं भी हो, इस एसी लाइन पर कहीं भी हो, यहां कहीं भी हो, तो क्या ये हर पॉइंट पर मैं कहूंगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाएगा पूरी लाइन के बराबर? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? x+3। बी सी की वैल्यू कितनी है? 2x। और पूरे ए सी की वैल्यू कितनी है बच्चा? 4x-5। बस कर दो आप। ए बी कितना है? x+3। बी सी कितना है? 2x बराबर 4x-5। तो ये हो जाएगा 3x+3 बराबर 4x-5। ये 3x उधर जाएगा, माइनस का 5 इधर आएगा, तो x बराबर 5 और 3 8। x की वैल्यू 8 रखने पर जो BC होगा, जो B होगा, वो AC लाइन पर हमारा लाई करेगा। ठीक है, सभी का आ गया आंसर, वेरी गुड। अगला सवाल, फोर्थ तो हम कर ही चुके थे। पांचवें सवाल की तरफ आते हैं और देखते हैं क्या है पांचवा सवाल। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। देखो, एक बात का जवाब देना मेरी का, आप कोई दुकानदार आपने देखा होगा, सबने देखा है। अगर दुकानदार ये प्रिटेंड करता है, ये दिखावा करता है कि मैं, प्रिटेंड प्रिटेंड क्या मतलब, वो ना बोलता है, ईमानदारी से बोलता है कि भाई मैं ना अपना सामान ना क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, और फिर भी वो प्रॉफिट कमा ले। उसने ईमानदारी से बोला कि क्रय मूल्य पर बेचा, और जेन्युइनली उसने बेचा भी क्रय मूल्य पर, फिर भी उसने प्रॉफिट कमा लिया। ऐसा उसने क्या किया होगा कि क्रय मूल्य पर बेचने पर भी प्रॉफिट कमा लिया? सर, उसने वजन में गड़बड़ी की हो। यहां भी ऐसा ही कुछ हुआ कि उसने अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा किया, लेकिन एक गलत वजन का उपयोग करके, गलत वजन, रॉन्ग वेट, जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, जेन्युइनली उस पर 984 ग्राम लिखा था, लेकिन वास्तव में उसका वजन बहुत कम था। उस वजन के ऊपर लिखा हुआ था कि 984 ग्राम का ये वजन है, लेकिन वास्तव में वो था नहीं उतना। उसने यूज कर लिया, गड़बड़ की उसने। इस झूठे वजन का उपयोग करके वो दुकानदार 23% का प्रॉफिट कमा लेता है, 23% का प्रॉफिट। अब कह रहा है बताओ, जो उसने वजन यूज किया है 984 ग्राम, तो जेन्युइन था, दिख रहा था 984, था नहीं। उसकी जगह पर जो वजन यूज किया वो कितना है? ये सवाल अच्छे होते हैं जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के हैं। बहुत डिटेल में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को बच्चे हम पढ़ेंगे, नो डाउट, इस बात में कोई दोहराया नहीं है। एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले, जब भी कोई दुकानदार बेईमान होता है और वो वजन में बेईमानी करे, वजन में, तो याद रखना, ईमानदारी वाला वजन हम सीधे हाथ की तरफ रखते हैं, और बेईमानी, जो उसने बेईमानी से दिया, वो उल्टे हाथ की तरफ। सीधा और उल्टा हाथ ध्यान रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा। तो ईमानदारी से उसे कितना वजन देना था? 984 ग्राम वजन देना था ईमानदारी से। अब उसने बेईमानी से कितना वजन दिया वो हमें नहीं पता, वो तो पूछ ही रहा है वो कि बेईमानी से कितना वजन दिया। मैंने मान लिया उसने बेईमानी से जो वजन दिया है वो ए है, बेईमानी वाला वजन। और ऐसा करने पर उसे 23% का प्रॉफिट हुआ। जो ये प्रॉफिट होता है ना, इसे सबसे नीचे लाइन खींचकर लिखते हैं हम। 23% का प्रॉफिट मतलब 100 रुपए की चीज कितने में बेची है? 23 नहीं, 123 में।
भाई 23% का प्रॉफिट तो तभी होगा कि जब 100 रुपए की चीज को 123 में बेचेगा। बस आपने क्या करना है, ये जो रेशियो है ए बटे 984 का, इसको किसके बराबर करना है, 100/123 के। पूरा 8 बार जाएगा, 23 × 8 = 184 होता है। पूरा 8 बार दिख रहा है, 23 × 8 = 184। 8 की 100 में गुणा करेंगे तो भाई जो उसने बेईमानी से वजन दिया है ना, वो 800 ग्राम है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, वेरी गुड। चलिए भाई, चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। और क्या है सवाल नंबर 6 में, देखेंगे इसका जवाब। कह रहा है 27 और n का एलसीएम 54 है और एचसीएफ 9 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का मान क्या होगा? एक संख्या 27 है, दूसरी संख्या n है, उनका एलसीएम 54 दिया हुआ है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, तो बताओ n क्या होगा। एलसीएम एचसीएफ में एक फॉर्मूला होता है भाई कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल ही आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर एलसीएम कितना है, 54। एच दूसरी संख्या हमें नहीं पता, हम उसको एन मान रहे हैं सवाल के अकॉर्डिंग। 27 दूनी 54, 9 दूनी 18, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई बच्चा, दूसरी संख्या हो गई 18। ऑप्शन नंबर बी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपने कर लिया। नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, देखेंगे इसमें क्या है। वेरी गुड। सवाल कहता है यदि 9:12 समानुपात 12:x और 28:42 समानुपात, जो चार बिंदी लगी होती है ना, वो प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात के, समानुपात 42:12, 2x + y क्या होगा। एक प्रॉपर स्टेटमेंट मैं आपको लिखवाता हूं। प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है कि A/B समानुपात C/D। अगर ये स्टेटमेंट कहीं भी आपको दिया हुआ है तो याद रखना, पहले की और चौथे की मल्टीप्लाई यानी कि A गुणा D बराबर दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई के होता है। ये स्टेटमेंट आपने ध्यान में रखना है। A गुणा D बराबर B गुणा C। तो यहां पर अगर मैं पहली और लास्ट की मल्टीप्लाई दूसरी और तीसरे की मल्टीप्लाई करता हूं तो 9x बराबर 12 गुणा 12 144 होता है। x कितना हो जाएगा, 144/9, ये आ जाएगा 16 के बराबर। ऐसे ही यहां पर कि पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई, 28 गुणा y बराबर 42 गुणा 42। भाई 7 चौको 28, 7 छिंग 42, ये जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से जाएगा 21 बार और 21 तिया 63। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, y की वैल्यू 63 आ जाएगी। x की वैल्यू 16 है, आपसे पूछा है 2x + y, यानी कि 2 गुणा 16 + 63, ये आ जाएगा 32 + 63। तो 6 और 3 2 5, 6 और 3 9, कितना आंसर आ जाएगा, 95। दैट इज ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है, 95। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं सवाल नंबर 8 में होगा क्या। सवाल कह रहा है कि यदि a + b 25 है, a - b 13 है, a + b का होल स्क्वायर। अब देखो ये कितना सिंपल सवाल है भाई, हमें a + b दिया हुआ है 25, a - b दिया हुआ है 13, a + b का होल स्क्वायर। अरे a + b तो 25 दिया ही हुआ है, इसी का ही तो स्क्वायर पूछ रहा है, a - b की तो कोई जरूरत ही नहीं थी यहां पर। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो a की वैल्यू अलग निकालेंगे, b की अलग निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। भाई कोई नीड है उस चीज की, नहीं है। हमें a + b 25 दिया हुआ है और a + b का ही होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो 25 का स्क्वायर आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर 625 होता है। ऑप्शन नंबर ए 625। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। कह रहा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ओके, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। वेरी गुड।
तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे उसने पूछा। यहां पर हमें कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकालनी होती, एफिशिएंसी निकालनी होगी भाई। यहां पर हमसे बोला है 5 पुरुष और 6 महिलाएं। एक पुरुष की क्षमता को मैं एम मानकर चलूंगा और एक महिला की एफिशिएंसी को मैं एफ मानकर चलूंगा। एक मेल की एफिशिएंसी एम, फीमेल की एफिशिएंसी एफ। तो 5m कितना हो जाएगा, 5m प्लस 6f कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। तो गुणा 6 कर दो, इंटू 6 बराबर यही काम 3 पुरुष और 5 महिलाएं। 3 पुरुष की क्षमता 3m और 5 महिलाओं की क्षमता 5f, और कितने दिन में, 9 दिन में, गुणा 9। क्या करेंगे बच्चे, यहां से m और f का रेशियो यानी कि अनुपात हम निकालने वाले हैं कि भाई 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10m प्लस 6 दूनी 12f, 3 की करेंगे 3 तिया 9m प्लस 3 पंजे 15f। देखो m को इधर ले आओ, 10 में से घटेगा 1m, 12 को उधर ले जाओ, 15 में से घटेगा 3f। तो प्यारे बच्चे m और f का रेशियो कितना हो गया, m के सामने 3 और f के सामने 1। अब जो ये रेशियो m और f का आया है ना, ये आया है वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकालेंगे, आप m और f की वैल्यू या तो यहां रख दो या फिर m और f की वैल्यू यहां रख दो, सेम ही आंसर आना है दोनों तरफ से। अगर मैं m की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 पंजे 15, f की वैल्यू 1 रखूंगा 6 एकम 6, और ओरिजिनल संख्या को लेना है, 2 को नहीं, ओरिजिनल को। 15 और 6 21, 21 छिक्के 126। तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई, 126। अब सवाल ने बोला कि भाई हमें तो 3 पुरुष और 2 महिलाओं से काम कराना है, 3 पुरुष और 2 महिलाओं से। एक पुरुष की क्षमता 3 तिया 9 प्लस 2 यानी कि 11, 126 बटा 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 5 बटा 11। तो 11 सही 5 बटा 11, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ये सवाल आते हैं, रेलवे बहुत इनको पूछता है, इनको तो हम बहुत डिटेल में अलग से क्लास कराऊंगा इनकी तो आपको मैं। यस, ये सवाल बताइए जरा, इसका जवाब बताएंगे भाई जरा, क्या होगा। जरा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी होती है। इस फॉर्मेट में बराबर 0, इस फॉर्मेट में जो इक्वेशन होगी, जो समीकरण होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होगा। यानी कि एक तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, एक हमें एक्स चाहिए, और एक हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए। एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। बच्चे इन दोनों को आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको 2x गुणा 3x 6x स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि यहां हमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा भाई। तो ये आंसर नहीं है। यहां देखना जरा, यहां देखेंगे, एक तो √3x² माइनस 2x प्लस 1/2 बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। थर्ड पे आ जाओ, ये x² और ये 2√x है, √x, √x से बात नहीं बनेगी बच्चे। यहां पर हमें x चाहिए, x, √x नहीं चाहिए। पहला टर्म x² का चाहिए, दूसरा टर्म x का चाहिए, तीसरा टर्म कौन, लेकिन ये तो x² और दूसरा √x का टर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप लोग कह रहे हो कि सर ऑप्शन नंबर डी,
आप कह रहे हो सर वहां बनेगी x की पावर 3, यही कहना चाह रहे हो ना? ऐसे गर्दन हिलाओ, हाँ सर। आप इसको सॉल्व करो, एक्स क्यूब दोनों तरफ से कट जाएगा। भाई a प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a² 3a² b प्लस 3ab²। तो a क्यूब जो यहां से आप x का क्यूब करोगे वो सामने वाले x क्यूब से कट जाएगा, वो कट जाएगा x क्यूब से। जो भी टर्म बचेगा वो स्क्वायर वाला ही बचेगा। तो वो ये आप ये मत कहना कि सर ये तो क्यूबिक इक्वेशन है ना, एक्स क्यूब कट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये आंसर नहीं है। हमने यहां देखा ये रूट एक्स का टर्म है, हमें रूट एक्स का टर्म नहीं चाहिए, एक्स का टर्म चाहिए। पकड़ी बात आपने? यही छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती हैं। आगे चलो, कह रहा है एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, ट्रैवलिंग पर खर्च करता है, 40% किराने ग्रोसरी पर खर्च करता है, 14% पारिवारिक चिकित्सा खर्च डोमेस्टिक मेडिकल एक्सपेंस जो होता है पर खर्च करता है, और कह रहा है उसके बाद उसके पास 9,630 रुपए बच जाते हैं। अभी सवाल जो आप देख रहे हो ये दो तरीके से बनता है। एक बनता है कि भाई पूरी सैलरी कमाई उस व्यक्ति ने और उसका 10% यहाँ, 20% यहाँ, 30% यहाँ, 40% यहाँ, इस तरीके से खर्च कर रहा है पूरी सैलरी का। और दूसरे तरह का सवाल बनता है कि एक्स ने मतलब मान लो कुछ सैलरी उसकी थी महीने की, उसने 10% किराए पर दे दिया। अब 10% किराए पर देने के बाद जो शेष बचा, शेष रिमेनिंग वर्ड शेष बचा, उसका 20% यहां दे दिया। उस 20% को देने के बाद जो शेष बचा, ये वर्ड जुड़ेगा हर परसेंटेज से पहले, शेष का, शेष का, शेष का, वो अलग तरह का सवाल होता है। लेकिन यहां पर उसने अपनी सैलरी कमाई और उसका 16% यात्रा, 40% किराना, 14% पारिवारिक चिकित्सा, यहां कहीं भी शेष वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है। और अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो जितने भी परसेंटेज दिए हुए हैं सबको आप सीधा सीधा जोड़ दो। कितना जाएगा बच्चे? 30, 40, 70। ये 70% उसका खर्चा आ गया। कितना आ गया बच्चे? 70% खर्चा आ गया। कुल खर्चा 70% है, तो बचत कितनी होगी? आप कहेंगे कि सर अगर 70% खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर है, तो बचत जो होगी, बर्च नहीं बचत, तो जो बचत होगी वो 30% होगी। 100 में से 70 घटा दो और उसकी वैल्यू होगी 9630। 1% कितना हो जाएगा? 9630 बटा 30, वही जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1% 321, तो 100% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100 गुणा 321, यानी कि हो जाएगा 32,100। लेकिन ये उसका महीने की कमाई आई है, महीने की, क्योंकि ऊपर महीना दिया हुआ था, ये महीने की कमाई है। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है हमसे वार्षिक आय, एक साल की सैलरी कितनी है। यही तो गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। हमने जो 32,100 निकाली है ये उसकी एक महीने की कमाई है। 32,100 आंसर नहीं है। ये एग्जामिनर चाहता था कि हम 32,100 लगाएं, और लगाया भी हमने। ये एग्जामिनर गड़बड़ करवा देता है और हमारा सवाल आते हुए भी गलत हो जाता है। उसने पूछा वार्षिक आय, एक साल की सैलरी पर एनम, तो वार्षिक आय ये तो महीने की है। वार्षिक आय के लिए क्या करते हैं? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुणा 32,100, 0 0, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 तिया 36 और 2 38, 3,85,200। देखो सवाल आते हुए भी गलत कर दिया ना, ये गड़बड़ हो जाती है। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा जाना है, सारी चीजें सुधर जाएंगी, डोंट वरी। कह रहा है कि यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 36 पाई है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? भाई कोई भी गोला, गोला मतलब होता है स्फेयर। स्फेयर यानी कि आपने देखा होगा फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, दैट आर गोला, उनको स्फेयर। गोला ये मत समझना ये सर्किल होता है, ये वृत्त होता है। वृत्त एक 2D शेप होती है, लाइन खींच दी बस वृत्त हो गया। 3D शेप होती है गोला, स्फेयर, जिसका वॉल्यूम होता है। एनीथिंग दैट कंटेन्स वॉल्यूम इज 3D शेप। जो वॉल्यूम कंटेन करती है उसको हम 3D शेप बोलते हैं।
स्फेयर जो होता है फुटबॉल वॉलीबॉल वो होता है आपका 3D शेप। तो यहां उसका पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया होता है बच्चा 4 पाई r स्क्वायर। किसी भी गोले का किसी भी स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और वो हमें दिया हुआ है 36 पाई। 36 पाई, भाई पाई से पाई उड़ा दो, 4 नाम 36। r स्क्वायर 9 है तो r कितना होगा, √9 एंड इट विल बी 3। और यही आपसे पूछा है कि भाई उसकी त्रिज्या कितनी होगी, √9 3 हो जाएगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट कह रहा है ब्याज अर्धवार्षिक हाफ ईयरली लगना है और चक्रवृद्धि लगना है। देखो दो बात बड़ी गौर करने वाली है कि ब्याज अर्धवार्षिक लगना है और चक्रवृद्धि लगना है, हाफ ईयरली लगना है और कंपाउंड लगना है। 8,000 रुपए हैं, इस वार्षिक दर से 1.5 साल में मिश्र धन 9,261 हो जाएगा। दो तीन बात यहां समझनी है। कल मैंने एक तो सवाल कराया था ऐसा ही कि मूलधन और मिश्र धन का रेशियो ले लो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अर्धवार्षिक ब्याज लगाता हूं, अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज लगाता हूं, तो 1.5 साल में मैं कितनी बार ब्याज कैलकुलेट करूंगा? प्रैक्टिकल सोच के बताओ, बुकिश लैंग्वेज गणित की भाषा में मत बताओ। कि अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज वसूलता हूं तो 1.5 साल में मैं कितनी बार ब्याज वसूलूंगा? आप कहोगे 6 महीने सर आप 3 बार ब्याज लोगे। भाई 1.5 साल में 3 ही बार तो ब्याज लगेगा ना, बस इतनी बात काफी है। हो गया सवाल कि भाई एक तरफ आप मूलधन यानी कि 8,000 ले लो और अनुपात एक तरफ आप मिश्रधन यानी कि 9:6:1। और दूसरी बात आपको पता चल गई कि 1.5 साल में ब्याज जो है वो 3 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा बच्चे? 1.5 साल में ब्याज लगेगा 3 टाइम्स। और कल मैंने आपको बताया था कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेकर आप उनको, जैसे यहां 3 बार दिया हुआ है तो ये जो 8,000 है ना और जो ये 9261 है, ये किसी ना किसी संख्या के क्यूब होंगे, घन होंगे। इनको होना पड़ेगा। ये मत सोचना कि सर अगर नहीं हुए तो, ये ना होने का तो सवाल ही नहीं बनता है। इनको किसी ना किसी संख्या का क्यूब बनना पड़ेगा, क्योंकि बात यहां 3 बार की हो रही है। डेफिनेटली ये किसी ना किसी संख्या के घन बनेंगे। ये बना है बच्चे 20 का क्यूब 8,000 होता है, और ये 21 का क्यूब होता है 9,261। 21 का क्यूब होता है 9,261। ठीक है। और जो पावर होती है, जो पावर होती है वही समय होता है। अब अगर ये तो हो गया 1.5 वर्ष का, 1.5 ईयर का। अगर मैं 6 महीने का पूछूंगा, आधे वर्ष का पूछूंगा, तो भाई ये आप पावर 3 पावर हटा दो, 6 महीने का 20 से 21 हो गया। 6 महीने का 20 से 21 हो गया, ये पावर हटा दो। ये पावर जो 3 पावर है ना, ये तो 1.5 साल में हुआ है, 1.5 साल में 3 बार लग के। अगर मैं 1 बार पे आऊंगा तो 3 पावर हटा दो, 20 से 21 कर दो सीधा। तो 6 महीने में पैसा 20 से 21 हुआ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, ब्याज की दर? आप कहेंगे सर 1/20 गुणा 100, और आपका जवाब होगा सर 5%। लेकिन वो गलत हो जाएगा। आप इस सवाल में भी लास्ट तक पहुंचे लेकिन फिर भी गलत कर गए। ये 5% जो आपने निकाला है ना बच्चे, ये छमाही दर निकाली है आपने, 6 महीने वाली। हाफ ईयरली रेट निकाला है आपने। 5% हाफ ईयरली रेट है। उसने पूछा क्या है, वार्षिक रेट, एनुअल रेट पूछा है। 5% इज हाफ ईयरली रेट। उसने ईयरली वार्षिक पूछा है तो 2 से गुणा कर दो। वार्षिक दर पूछा है ना तो आप 2 से गुणा कर दो, 10% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ये अच्छा है। नेक्स्ट ये सवाल करिए। सवाल कहता है कि √144 प्लस √0.0169 माइनस √4.41। कोई बात नहीं, हो जाएगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो आप। अभी तो शुरुआत ही की है हम लोग। हो जाएगा डेफिनेटली। मैथ कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है यार, जब मैं सीख सकता हूँ मैं तो तुम तो मुझसे बहुत ऊपर हो। मैंने मैथ सीख लिया तो तुम तो पक्का सीख जाओगे, ये मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मैथ सीख गया, दुनिया का हर बच्चा मैथ सीख सकता है।
बताओ जल्दी से, क्या इसका जवाब होगा? ग्रुप डी का बैच आएगा क्या? हाँ आएगा, 26 से आ रहा है बच्चे, रफ्तार 2.0। बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? बहुत बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से। देखो यहां सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ 144 क्या होता है? 12। भाई अंडर रूट के अंदर 144 है, और 144 का रूट होता है 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 144 है, किसका वर्ग है ये? 12 का। तो 12 अलग कर दो, रूट खत्म हो गया है, इसका काम खत्म। इस पे आ जाओ, सबसे पहले पॉइंट को हटाओ, ये आ जाएगा 169 बटे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 4 संख्या है, तो 4 जीरो नीचे लिख दो। जितनी पॉइंट के बाद संख्या होंगी उतनी जीरो नीचे लिख दो। अब 169 भी, अब 169 भी हमारा क्या है? 69 भी तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 169 जब रूट से बाहर आएगा तो हमारा कितना बनेगा? 13 बनेगा। 13 का स्क्वायर होता है। और अगर किसी भी रूट में 4 जीरो हैं, किसी भी रूट में अगर 4 जीरो हैं, तो रूट से बाहर जीरो की संख्या आधी हो जाती है। आप कहेंगे सर 4 जीरो है तो 2 जीरो बन जाएंगी। ये हो गया 0.13। इस 0.13 को यहां लिख दो, 0.13। आगे बढ़ो, यहां भी पॉइंट हटाओ पहले, ये हो जाएगा 441 बटे 2 जीरो, पॉइंट के बाद दो संख्या है। अब रूट के अंदर अगर 441 है, भाई ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका? 21 का। और 100 अगर रूट के अंदर है तो एक जीरो बाहर आ जाएगी, और ये हो जाएगा 2.1। 2.1 होगा, माइनस का 2.1 कर दो। आप इन दोनों को जोड़ दो, पहले कितना आएगा? 12.13, और उसमें से 2.1 माइनस कर दो, तो 3, एक में से एक गया जीरो, 12 में से दो गया 10। कितना आ गया बच्चे? आंसर आ गया 10.03। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलें आगे, ये सवाल देखिए जरा। एक नाव बिंदु पी से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु क्यू तक 3 घंटे में पहुंच जाती है। अब कह रहा है बिंदु क्यू से बिंदु पी पर 4 घंटे में वापस आ जाती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? बोट की स्पीड पूछ रहा है। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज इसमें होनी चाहिए। अगर नाव धारा की दिशा में चलेगी तो उसकी चाल क्या होगी? नाव की स्पीड प्लस धारा की स्पीड, दोनों की मिलाकर होगी। बी प्लस डब्ल्यू। बी मतलब क्या है? नाव की चाल। और डब्ल्यू मतलब क्या है? धारा की चाल, पानी की स्पीड। तो अगर नाव धारा की दिशा में गई तो उसकी चाल कितनी होगी? बी प्लस डब्ल्यू, लिख दो। और अगर नाव वापस आई है, बिंदु क्यू से बिंदु पी पर वापस आई है, तो धारा के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में आई होगी। भाई वापस तो आएगी अपोजिट में, तो ये जाएगी बी माइनस डब्ल्यू। और हमें समय के बारे में बोला हुआ है, टाइम के बारे में, कि भैया गई तो 3 घंटे में है और आई 4 घंटे में है, ऐसा बोला उसने। 3 घंटे में गई है और 4 घंटे में वापस आई है। अगर दूरी बराबर होती है, समय चाल दूरी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर दूरी बराबर है, तो जो रेशियो हमारे समय का होगा का उल्टा किसका होगा? स्पीड का होगा। अब ये नाव पी से क्यू गई है और क्यू से पी वापस आ गई है, भाई दूरी बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल बराबर है सर। तो जो रेशियो समय का होगा बच्चा, स्पीड का रेशियो क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा कर दो, 4:3। क्या होगा भाई? 4:3, 4 से 3। अब हमें स्पीड का रेशियो मिल गया बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू का। अब अगर मैं बी और डब्ल्यू का रेशियो आपसे पूछूं, देखो बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू का रेशियो 4:3। अब मैं अकेले अकेले बी और डब्ल्यू का रेशियो पूछूंगा, पता है क्या क्या निकलता है? एक बार जोड़ दो, 4 और 3 7, और एक बार घटा दो, 4 में से 3 गया 1। ये रेशियो होगा वैसे।
अगर b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू का रेशियो आपको दिया है और आपको b और w चाहिए, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, आ गया आंसर। आपको क्या दिया हुआ है? w, यानी कि धारा की चाल दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 7 × 3 विल बी 21। ऑप्शन सी। कर लिया? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि 5% की छूट, डिस्काउंट दिया जाता है और उसके बाद भी 33% का प्रॉफिट कमा लिया जाता है। सवाल पूछ रहा है सूची मूल्य लागत से कितने परसेंट ज्यादा होगा। देखो बच्चे, एक की पॉइंट होता है इस तरह के सवालों में ना, एक की पॉइंट होता है, वो क्या है कि अगर सवाल में डिस्काउंट परसेंट दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों दी हुई, तो याद रखना एक बात हमेशा कि सीपी और एमपी का रेशियो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, ये रेशियो होता है। डिस्काउंट कितना है 5% का, तो 100 में से 5 घटा दो 95, और प्रॉफिट कितना है 33% का, जोड़ दो 133। 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133। भाई क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया 5 और 7। सवाल कह रहा है कि जो उसका अंकित मूल्य है ना, सूची मूल्य को ही मार्क प्राइस अंकित मूल्य बोलते हैं, जो सूची मूल्य है वो लागत से कितने परसेंट ज्यादा है। तो लागत से कितने परसेंट ज्यादा है, ये तो प्लस का 2 ज्यादा है, और लागत से बोल रहा है तो 5 रुपए को नीचे रख दो और गुणा 100। देखो 5 से जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40%। आपका जवाब है 40%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए, क्या बोला सवाल ने, कह रहा है कि ए की आयु बी से दोगुनी है, डबल है, और बी की आयु सी का 1/3 है। ए बी सी की आयु का योग 42 वर्ष है तीनों का। ए और बी की आयु का योग कितना होगा? हमें रेशियो बनाना पड़ेगा ए बी सी का। सवाल ने बोला है कि ए की जो एज है वो बी का दोगुना है, बी का डबल है। अगर मैं बी की एज को 1 मानता हूं तो ए की एज 2 हो जाएगी, ऐसा सवाल ने बोला है। फिर उसने आगे बोला कि जो बी की एज है, बी की आयु है, वो सी का 1/3 है, सी का 1/3। मतलब अगर सी की एज 3 यूनिट है तो बी की एज कितनी है? 1 यूनिट। तो ये रेशियो 1:3 हो गया। भाई बी और सी का रेशियो अगर मैं लेता हूं, उसने बोला कि जो बी की एज है वो सी का 1/3, सी का 1/3 मतलब अगर सी की एज 3 यूनिट है तो बी की 1 हो जाएगी, और वही मैंने 1/3 यहां पर लिखा है। अब कह रहा है कि इन तीनों का योग तो 42 है, 3 2 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू 42, तो 1 यूनिट आएगा 6 सत्ते 42। ए और बी का योग कितना हो गया? 2 और 1 3, और गुणा 7, दैट विल बी 21। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, कल हमने माध्य का मीडियन देखा था, आज बहुलक देख रहे हैं। कह रहा है आंकड़े दिए हुए हैं, बताइए इनका मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा। कोई भी सीरीज आपको देगा और बहुलक आपसे पूछेगा। बच्चे याद रखना, बहुलक या मोड जब भी पूछे, जिस संख्या का रिपीटिशन सबसे ज्यादा बार होगा वही बहुलक है। अब देख लो किसका रिपीटिशन, किसका दोहराना सबसे ज्यादा है। रिपीटिशन ऑप्शन से चेक करेंगे। 21 का रिपीटिशन कितनी बार है? एक, केवल एक बार है 21 का रिपीटिशन। तो 25 का रिपीटिशन कितनी बार है भाई? देखो, एक और 2 बार है, 2 बार है। 23 का रिपीटिशन कितनी बार है? एक, 2 बार है। 15 का रिपीटिशन कितना है? 1 2 3 4 बार है। तो जिसका रिपीटिशन सबसे ज्यादा है भाई इसी का है, तो यही मेरा बहुलक हो जाएगा, मोड यही हो जाएगा। सो सिंपल। ये बताओ,
1+3+5+7 और 21 तक की संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? एक प्लस दो प्लस सॉरी दो नहीं है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1, 3, 5, 7 यानी कि प्रथम एक से कहानी शुरू हुई है और 21 तक गई है, तो प्रथम n विषम संख्याओं को जोड़ रहा है। प्रथम n सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। इंग्लिश वाले हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये होता है बच्चा n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। अब हमें यहां पता करना है कि ये संख्या कितनी है। जितनी संख्या है उसका स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे? अंतिम संख्या जो दी हुई है उसमें से पहली संख्या को माइनस करते हैं बटे जो डिफरेंस है, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 2 का डिफरेंस चल रहा है और +1। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे डिफरेंस +1। तो ये आ जाएगा 20/2, 10 +1, ये आ गया 11। ये आ गई n की वैल्यू और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? n स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, दैट विल बी 121। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है भाई, आगे चले। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 कह रहा है 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्र धन 8250 है, तो साधारण ब्याज बताओ कितना मिला है। साधारण ब्याज का सवाल तो बहुत साधारण होता है। पहले तो ब्याज बता दो। मिश्र धन 8250 है ना, 12.5% का रेट है, 2 साल का मिश्र धन ये है। साधारण ब्याज का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि ब्याज हर साल बराबर लगता है। अगर पहली साल उस 12.5% वार्षिक दर, मतलब हर साल 12.5% ब्याज है। दर का मतलब होता है एक साल में ब्याज कितना लगा, 12.5%। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का ब्याज 2 गुणा 12.5, ये आ जाएगा सर 25%। ये 25% क्या है बच्चे? ब्याज है, इंटरेस्ट है। ये रेट को टाइम से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अब कह रहा है कि भैया ये 8250 तो अमाउंट है, मिश्र धन है। अगर 25% ब्याज है तो हमेशा याद रखना मिश्र धन के लिए 100% में ब्याज को जोड़ दो। 100% क्या है? मूलधन। मूलधन में ब्याज को जोड़ा तो मिश्र धन मिल गया 125% और उसकी वैल्यू 8250 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे 125। और हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। नहीं, 100% की नहीं, साधारण ब्याज पूछा है, मूलधन नहीं पूछा। हमें तो केवल 25% की वैल्यू चाहिए, केवल 25%। तो 8250 बटे 125 गुणा 25। तो 25×5 125, 5 एकम 5, 3 5 6 30, 5 पूरे 25, ये आ गया 1650। अगर वो पूछता कि मूलधन क्या है, मूलधन क्या है, तो मैं 1% से सीधा 100% निकालता कि 100% की वैल्यू ये है। आगे चलो नेक्स्ट सवाल नंबर 21 जरा देखेंगे बच्चे, एक अच्छा सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि शालिनी की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग का 4 गुना है, दोनों पुत्रों की आयु के सम का 4 गुना है। अब से 6 साल के बाद शालिनी की आयु पुत्रों की आयु के योग का डबल हो जाएगी, तो शालिनी की वर्तमान आयु क्या है? ये ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो कि भाई इधर मैं शालिनी और इधर उसके दोनों बेटे पुत्र 1 प्लस पुत्र 2, दोनों का सम इधर लिखूंगा। शालिनी की वर्तमान आयु उसने पूछी है, शालिनी की वर्तमान। अगर मैं मानता हूं कि शालिनी 32 साल की है, तो सवाल ने बोला शालिनी की आयु पुत्र के आयु के योग का 4 गुना है, 4 गुना।
अगर शालिनी 32 साल की है तो दोनों पुत्रों की आयु का योग, सम ऑफ द एज ऑफ टू सन, कितना हो जाएगा? इसका 1/4 कर दो, 8 हो जाएगा। भाई 8 का 4 गुना ही तो 32 होता है। तो अगर मैंने शालिनी को 32 साल की माना तो दोनों पुत्रों की एज का सम कितना हो जाएगा? 32 का 1/4 कर दो, 8 हो जाएगा। अब सवाल आगे पढ़ो। कह रहा 6 साल के बाद, 6 साल के बाद यानी कि इसमें 6 जुड़ेगा, ये 38 हो जाएगा। और इसमें कितना जुड़ेगा? इसमें 6 नहीं जुड़ेगा, इसमें 2 बार 6 जुड़ेगा। ये है असली कॉन्सेप्ट। 6 साल के बाद शालिनी की एज तो 38 हो जाएगी, लेकिन दो पुत्रों का दिया हुआ है तो यहां +6 + 6, 2 बार 6 जुड़ेगा। भाई दोनों पुत्रों की 6 6 साल नहीं बढ़ेगी क्या? यही तो असली कॉन्सेप्ट है। एक की 6 साल, दूसरे की 6 साल, यहां प्लस का 12 होगा, +12, तो ये कितना हो जाएगा? 20। अब कह रहा है पुत्रों की योग का दोगुना, क्या 20 का दोगुना 38 है? नहीं। तो फिर मैं शालिनी की एज जो 32 मान के चला हूं वो गलत है। मैं मानकर चल रहा हूं कि वो 40 की है। इसका 1/4 करना जरा, 10 साल हो जाएगी। 6 साल बाद इसमें 6 जोड़ेंगे तो इसमें 12 जोड़ेंगे, 12 और 10 22, ये 46। क्या इसका डबल है क्या? नहीं। तो फिर हम क्या मानेंगे? फिर हम ऑप्शन सी नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका 1/4 नहीं निकाला जाता। फिर हम मानेंगे ऑप्शन डी कि शालिनी 36 साल की है, इसका 1/4 9, इसमें 6 जोड़ो, इसमें 12 जुड़ेगा, 12 और 9 21, 36 और 6 42। क्या 21 का डबल है ये 42? बिल्कुल है सर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। आप इसे क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो, क्रॉस मेथड से कि शालिनी की एज और दो पुत्र हैं, शालिनी की एज 4 गुना है पुत्रों का, कह रहा है 6 साल के बाद पुत्रों का डबल हो जाएगी, 2 गुना 1। अब क्या करना है? इधर तो लिखना है 6 साल और इधर लिखना है 12, इधर 2 बार जुड़ेगा 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देना। जिनको क्रॉस मेथड पता है वो यहां क्रॉस मेथड लगा सकते हैं, जिनको नहीं पता वो बाई ऑप्शन से ही चले। अभी मोहन को पहले वर्ष में बिक्री पर 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि इंक्रीमेंट होता है। कह रहा है उसके साथ ही वर्तमान बिक्री 1,28,800 है, तो 2 साल पहले बिक्री कितनी थी? तो ये सवाल बेसिकली दो तरीके से पूछा जाता है। या तो वर्तमान की बिक्री देकर आगे की बिक्री पूछेगा, या फिर पहले की बिक्री देकर वर्तमान की पूछेगा, या फिर वर्तमान की बिक्री देकर 2 साल पहले की पूछेगा। तो जब भी वर्तमान की बिक्री देकर पहले 2 साल पूर्व भूतकाल पास्ट की बिक्री पूछे तो मैं मानकर चलूंगा कि 2 साल पहले उसकी बिक्री जो थी ना वो पी थी। मान लिया मैंने 2 साल पहले उसकी सेल थी पी रुपए की, 2 साल पहली। अब 2 साल पहली अगर पी थी तो 12% और दूसरे साल 15% की वृद्धि हुई। तो अगर किसी वैल्यू में 12% की वृद्धि होगी तो 112% निकाला जाएगा, 15% की वृद्धि होगी तो 115% निकाला जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? 128,800, क्योंकि ये वर्तमान बिक्री है। 2 साल पहली मैंने मानी पी, एक बार 12% वृद्धि 112%, 15% वृद्धि 115%। यहां से पी की वैल्यू निकाल दो, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। देखो 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और 16 पंजे 80, 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 1 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 115 से पूरा 10 बार जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो पी कितना आ गया? 10 और 4 जीरो और, यानी कि 5 जीरो। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं, ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक काम करे तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? पहले तो वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता और टोटल वर्क निकालो। उसने बोला ए और बी मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं, मैंने कहा ओके। फिर उसने बोला ए अकेला 20 दिन में कर सकता है, मैंने कहा वेरी गुड। एलसीएम आ गया 60, तो 20 तिया 60 और 12 पंजे 60।
अब हमें ए की एफिशिएंसी मिल गई, ए की एफिशिएंसी, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है। भाई ए की क्षमता कितनी है 3, तो बी की कितनी हो जाएगी 2, तभी तो 5 बनेगा। कोई मुझे बताएगा एफिशिएंसी क्या होती है, कार्य क्षमता क्या होती है? अगर मैं दिनों की बात कर रहा हूं तो एक दिन में किया गया काम ही क्या होता है, क्षमता होती है। पूरा एक दिन में काम किया गया वो एफिशिएंसी होती है, अगर मैं बात दिनों की कर रहा हूं तो। अब सवाल ने बोला कि अगर बी केवल आधे दिन काम करे और ए पूरे दिन काम करे, तो बी अगर आधे दिन काम करेगा तो बी की क्षमता भी तो आधा हो जाएगी भाई। बी ने केवल हाफ डे काम किया है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 का आधा, 2 का आधा, यानी कि बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। क्षमता भी तो आधी हो जाएगी कि नहीं भाई? तो ए और बी की क्षमता अब कितनी हो जाएगी? ए की क्षमता तो पूरी 3 है और बी की हो जाएगी आधी, यानी कि 4। अब कितने दिन में कर देंगे काम? 60 यूनिट है, दोनों की क्षमता 4 है, सर 15 दिन में कर देंगे, ऑप्शन नंबर। अगर वो आधे दिन काम कर रहा है ना बी, तो उसकी क्षमता भी आधी हो जाएगी, एफिशिएंसी भी आधी। कह रहा है एक व्यक्ति 14 घंटे में यात्रा पूरी कर सकता है, वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक तिहाई दूरी जाता है और शेष दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो यात्रा की कुल दूरी क्या है? एक तिहाई दूरी तो 40 की चाल से और बची हुई 60 की चाल से, और टोटल टाइम लगता है उसको 14 घंटे। देखो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, कि मान लिया मैंने कुल दूरी 720 किलोमीटर है, इसका एक तिहाई निकालना जरा, ये आ जाएगा 240, और बचा हुआ कितना होगा? 480। भाई 240 घटा दो 720 में से, 480 आ जाएगा। अब कह रहा है 240 किलोमीटर तो उसने 40 की रफ्तार से गया, तो बटा 40, समय कितना लगा होगा? 6 घंटे। और 480 किलोमीटर वो 60 की रफ्तार से गया, तो 6 8 48, 8 घंटे। टोटल समय कितना लगा है? 14 घंटे। और सवाल में कितने दिए हुए हैं? 14 घंटे ही दिए हुए हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस 720 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन से बढ़िया है। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो फिर आप मानकर चलो, उसने एक तिहाई बोला है ना, आप मानकर चलो कुल दूरी जो है वो इसका बेस 3D है, कुल दूरी। तो एक तिहाई दूरी कितनी हो जाएगी? डी। भाई इसका एक तिहाई निकालोगे, और जो शेष बचेगी, रिमेनिंग बचेगी 2D। अब डी दूरी वो 40 की रफ्तार से गया, तो समय लगेगा दूरी बटे चाल। 2D की दूरी वो 60 की रफ्तार से गया, तो समय लगेगा दूरी बटे चाल। और कुल समय है 14 घंटे बराबर 14। यहां से आप d की वैल्यू निकालेंगे और फिर 3D की निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप ऐसे कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन से नहीं जाना चाहते तो। एक कार्यालय के फर्श की विमाएं 5 मीटर गुणा 3 मीटर है। देखो विमाएं जब भी दी होती है ना, तो वो लंबाई और चौड़ाई दी हुई होती है, फर्श, फर्श में लंबाई और चौड़ाई। अब कह रहा है कि 60 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवार और छत को पेंट करना है, 4 दीवार और छत को पेंट करना है, और टोटल लागत आई है 7440 रुपए। बताओ कमरे की ऊंचाई क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट रूम? देखो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि अगर टोटल खर्चा 7440 है और 1 मीटर स्क्वायर का 60 रुपए लगता है, तो जितना एरिया पेंट हुआ है वो एरिया कितना है? टोटल पेंटेड एरिया, मैंने क्या बोला? टोटल पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया वो हो जाएगा 7440 डिवाइडेड बाई 60। 1 मीटर स्क्वायर के रेट से हम डिवाइड कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 124 मीटर स्क्वायर है जो टोटल पेंट किया है। अब पेंट किया कितना है? देखो 4 दीवारों को पेंट करेंगे, तो जिन लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ी है वो जानते हैं कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L+B × H। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। कह रहा है कि 4 दीवार और छत को भी पेंट किया है,
छत का एरिया कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये बराबर किसके होगा, 124 के। देखो लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है 5 और 3, तो 5 + 3 8 गुणा h, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 तिया 15 बराबर 124, 8 दूनी 16h बराबर 124 माइनस 15, ये आ जाएगा 109। तो यहां से h कितना आएगा, h आएगा 109/16, तो 16 छिक्कम 96, 6 पॉइंट समथिंग है, 6 पॉइंट कुछ, ना तो ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन है जो 6 पॉइंट के आसपास है, 6.8। ये अच्छा सवाल है, सच में अच्छा सवाल है। तो बच्चे यहां पर होते हैं आपके 25 क्वेश्चन एंड। और आज संडे था तो हमने क्लास की। बच्चे ऐसा हो सकता है कि कल मंडे है, कल मुझे थोड़ा सा ऑफिस में काम है, तो हो सकता है कि आपकी क्लास है तो थोड़ी सी ज़्यादा हो। ऑफिस मतलब RWA नहीं, मेरी गवर्नमेंट सर्विसेज में हूँ मैं, तो वहाँ थोड़ा सा ऑडिट का काम है। अगर वहाँ पर टाइम मुझे लग गया तो हो सकता है कल क्लास थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो जाए, तो नहीं तो आपकी क्लास रेगुलर टाइम पर रहेगी कल 10 बजे। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।